अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ खान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे रिलेटेड है हमारे मुल्क के बजाय पाकिस्तान पिछले 2 साल से जो हालात हैं, माठी तौर से वो काफ़ी खतर हैं और इस तनाज़ा में बहुत सारे लोग मुल्क छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर हो रहे हैं और वो ये देख नहीं रहे कि वो लीगल वे से बाहर जाएँ या अनलीगल इल्लीगल वे से बाहर जाएँ। तो इस सिलसिले में आज हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अर्सा से मुकीम इमिग्रेशन लॉयर हैं, मिसेस नैन कौसर। और इनसे हम जानते हैं कि अभी शख्स पाकिस्तान से लीगल वे में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहे तो वो कैसे जा सकता है। तो फ़ौरी तौर पे चलते हैं हम अपने मिस के पास और उनसे पूछते हैं कि जी हमें कोई ऐसा तरीका बताएँगे, अगर हमारे लोग जो होते हैं वो लीगल वे से बाहर जाना चाहें ऑस्ट्रेलिया में, तो वो क्या-क्या पॉसिबिलिटी हैं और किस-किस किस्म के वीज़ाज़ जो होते हैं वो अवेलेबल है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी आसिफ साहब का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं आप लोगों से कनेक्ट हो सकूँ और आप लोगों से अपने प्रोफ़ेशन के हवाले से बात कर सी। तो मुझे 20 से 25 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में और पास्ट मोर देन 10 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ माइग्रेशन में। मैं रजिस्टर्ड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ और इस सिलसिले में काफ़ी तजर्बा हो गया अब तक। तो उसी हवाले से बात करेंगे। अच्छा, गुफ्तगू को एक कहने लाइन देने के लिए और उसको लिमिटेड रखने के लिए हम सिर्फ 2 वीज़ास पे आज डिस्कस करना पसंद करेंगे, जो मेरे ख़्याल में हर पाकिस्तानी को इंटरेस्ट करेगा। एक तो है स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा की आती हैं। और सेकंड नंबर वीज़ा होगा इंडिपेंडेंट स्किल पॉइंट बेस्ड वीज़ा, उसको जनरल स्किल माइग्रेशन भी हम कहते हैं। तो 2 हवाले से हम बात करेंगे। मोस्टली ये दोनों जो वीज़ाज़ हैं ये रेलेवेंट होते हैं यंग स्टूडेंट्स, जो फ्रेशली ग्रेजुएट हैं और जो यंग प्रोफेशनल हैं, जिनका 3 से 5 साल। जैसा वो थोड़ा-सा स्पेसिफ़िक करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा का हमें पहले बताएँ कि इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो क्या होती हैं? जी, तो देखें 2 चीज़ें होती हैं इसमें, मैं आपको क्लियर कर दूँ। एक तो होती है जो लॉ है, जो आपको रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने दे दी है। उसमें आप कह दें कि आपने पासपोर्ट शो करना है, आपके प्रीवियस रिजल्ट्स कितने हैं, आपके आईएलटीएस या पीटीई का स्कोर क्या है, आपको कितने फंड्स चाहिए बैंक में जो शो मनी चाहिए, या आपको अपफ्रंट कितने फी पे करनी है। एक तो ये चीज़ होती है, दूसरी होती है आपकी पॉलिसी। आपने पॉलिसी को देखा है कि डिपार्टमेंट की पॉलिसी क्या है, वो हमारे एक्सपीरियंस से दैट इज़ लाइक यू कैन से अनस्पोकन ट्रूथ है। तो वो हमारे एक्सपीरियंस की वजह से हमें पता होता है कि हमने हर कंट्री के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स शो करने हैं। उसमें एक स्टेटमेंट होती है जो कि आप कह सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा की बैकबोन है। उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ऑनलाइन में एसओबी एसओपी भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने शो करना होता है कि आप जेन्युइनली टेम्परेरी एंट्रेंट है, इसको जीटीई क्राइटेरिया कहते हैं, जो कि मेनली हर वीज़ा रिफ्यूज़ल की बुनियाद होती है। जब आपको लेटर मिलता है आप कहते हैं जीटीई क्राइटेरिया आप जो है फुलफिल नहीं कर सके। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली जीटीई क्राइटेरिया जो है उसमें आपका पर्सनल रोल होता है और एक होते हैं जो कंट्री ऑफ बैकग्राउंड, जैसे वो कहते हैं आपकी कंट्री में पॉलिटिकल अनरेस्ट है, सिविल अनरेस्ट है, और जो कंट्री की प्रोफाइल होती है वो शो करती है कि इतने स्टूडेंट्स आए ऑस्ट्रेलिया में और इतने लोगों ने असाइलम सीख कर लिया या वीज़ा कंडीशन ब्रीच की, तो उसकी बेस पे कंट्री का प्रोफाइल बना है। अब इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट माइग्रेशन कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, ताकि वो आपके साथ इस जर्नी में चलें, आपको हर स्टेप पर गाइड करें और आपके केस को बहुत स्ट्रॉन्ग करके डिपार्टमेंट को प्रेज़ेंट करें। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो वीज़ा स्टूडेंट्स की रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत हाई है। अच्छा, रिफ्यूज़ल रेट लास्ट ईयर हुआ ये है कि मिड 2023 से
उससे पहले स्टूडेंट वीज़ा चूँकि कोविड की वजह से लॉकडाउन था, तो जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट हुआ तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स टेम्परेरी वीज़ा एंट्रेंस को लेट इन कर दिया कंट्री में। और उसके बाद वो इतने ज़्यादा लोग हो गए कि रेंडल क्राइसिस आ गया और बहुत सारे और इश्यूज स्टार्ट हो गए और इट बिकेम अ वेरी बिग पॉलिटिकल इशू। तो अब उसको करने के लिए एड्रेस गवर्नमेंट ने एकदम से स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ना सिर्फ ये की पाबंदी लगा दी, बल्कि ऐसे वेज उन्होंने अडॉप्ट किए जिससे स्टूडेंट्स खुद ही कम हो जाए। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस 720 थी और आपको 1600 है, 1622 टू बी प्रिसाइज। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मैं बात कर, तो आप देखिए, और उससे अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो ये सब चीज़ नॉन रिफंडेबल होती है, तो आपको कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए हम मैं जब भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ बात करती हूँ, तो मैं उनको यही हिदायत करती हूँ कि आप बहुत सोच समझ कर कोर्स को सिलेक्ट करें। अपने फ़ील्ड का आप देखें, आपने अगर इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग की है एफएससी में, तो आप कोई ऐसा कोर्स सिलेक्ट करें जो इंजीनियरिंग के हवाले से है। और हाँ, तो आप कहिए कि वो बैचलर्स लेवल पे जाएँ, जो एफएससी जिन्होंने की हुई है वो जी, डिग्री प्रोग्राम में जाएँ। एक तो ये बात है कि डिग्री प्रोग्राम्स के वीज़े हमेशा से ज़्यादा लगते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लॉबी करती हैं। गवर्नमेंट, उनको सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, नहीं तो फिर गवर्नमेंट के लिए इशू हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट उनको फंड करेगी, वो सब्सिडाइज होती। तो इसलिए वहाँ पर वीज़ा ग्रांट के चांसेस ज़्यादा है और वो ज़्यादा मनी मेकिंग भी है गवर्नमेंट के लिए। तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से हायर एजुकेशन के वीज़े जो होते हैं वो हमेशा बेहतर होती है उनकी ग्रेजुएशन। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट एक नया लॉ लेके आई है बिकॉज लास्ट ईयर सारे वोकेशनल एजुकेशन वाज गोइंग इन अ वेरी बिग लॉस, और उसके बाद उन्होंने एक सर्टेन नंबर दे दिया है ईच वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर को कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप पर्ची में लेट इन कर सकते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ रिलीफ फॉर द कॉलेजेस। बट उसमें ये उन्होंने नहीं बताया कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट आएंगे और इतने इंडियन आएंगे या कोई और आएंगे, बस उन्होंने एक टोटल लमसम अमाउंट दे दी। नहीं, नहीं। एक नंबर दे दिया कॉलेज को। फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज को उन्होंने कहा आपके आपके कॉलेज वाले 100 स्टूडेंट दे सकते हैं प्रायोरिटी पे, इफ एवरीथिंग गोज गुड, स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट पूरे हैं और हर चीज़ है, तो उनको वीज़ा ग्रांट हो जाए। अच्छा, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, अगर लेट्स सपोज़ एक स्टूडेंट है और वो वीज़ा अप्लाई करता है, कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो जाता है, उसका वीज़ा लग भी जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है। तो मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, उनका जो वो सोच होती है वो ये होती है कि वो वापस नहीं आएँगे और वो वहीं पे सेटल डाउन होंगे। उसके क्या रेशियो है और क्या चांसेस हैं? देखिए, जब हमारे पास एक केस आता है, एक स्टूडेंट वीज़ा का स्टूडेंट वीज़ा एस्पायरेंट का केस आता है हमारे पास, तो हमें ऑलरेडी ये चीज़ पता होती है क्योंकि 99% जो स्टूडेंट्स हैं, वो यही चाहते हैं कि हम स्टडी करें ऑस्ट्रेलिया में और उसके बाद वहाँ सेटल हो। तो हम जब वो केस देते हैं तो हम ए से लेके ज़ी तक पूरा वीज़ा पाथवे उनको ऑलरेडी बना के देते हैं। जिसमें हम कहते हैं कि अच्छा आप ये कोर्स करें, इस कोर्स की ये आउटकम होगी, इसके बाद आपको टेम्परेरी रेज़िडेंस मिल सकती है, इसके बाद आप नेक्स्ट वीज़ा कौन-सा होगा, अप अंटिल दे गेट पीआर, एंड आफ्टर पीआर हम उनको फिर गाइड करते हैं कि उन्होंने सिटीज़नशिप कैसे ली है। तो हमारा दूसरे एजुकेशन एजेंट से डिफरेंट होता है पैकेज। इस काइंड ऑफ वन स्टॉप शॉप, क्योंकि हम लोगों के पास नॉलेज है और हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली मेरे पास जो क्लाइंट आता है, आई वर्क फॉर दैट क्लाइंट, दे आर माय क्लाइंट्स, आई डोंट वर्क फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, या मुझे कोई इस तरह का प्रेशर मैं नहीं लेना पसंद करती जिसमें मुझे वो कि उस कॉलेज को मैंने 100 स्टूडेंट देंगे, इस कोर्स में मैंने 50 डाले हैं, जो कि बाकी एजुकेशन एरियाज मोस्टली यहाँ मैंने देखा है कॉमन प्रैक्टिस है, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। समराइज़ करते हैं, इसमें ये आपका कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे कोर्स में एडमिशन लिए और उसकी डिग्री हासिल करे, जो कि आगे जाकर उस पीआर में चेंज हो सपोर्ट कर सके। सपोर्ट कर सके, तो इसका ऐसे ही किसी डिग्री प्रोग्राम में जाना चाहिए और उसके ऑब्वियसली वीज़ा चांसेस भी ज़्यादा होंगे। जी, बिल्कुल। पहली बात ये है कि आप देखिए वही जो बात मैंने की थी पहले कि अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसको अगर आप कमर्शियल कुकरी में डालते हैं, तो आप बताएँ कि उसके कितने परसेंट चांसेस हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर आईटी उसने पढ़ी है या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी है या उसने इंजीनियरिंग की है या उसने बायोलॉजी रखी थी, तो समहाउ या उसका वर्क एक्सपीरियंस जितना थोड़ा-सा भी है, तो वो एक उसको किसी तरीके से हम जो है ना उसको
लूज एंड्स को टाई कर दें, जिसका मतलब है कि एक पूरा पाथवे ऐसे बनाए कि ये उसने किया है और इस वजह से वो स्टूडेंट ये पोस्ट करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को अपने एसओपी में डिटेल में रीजन आउट करें। 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। कोर्स की आपके कनेक्शन, कोर्स की नॉलेज कितनी है आपके पास, और कोर्स आउटकम से आपको एम्प्लॉयमेंट के क्या चांसेस हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि इतना आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, तो उसकी आउटकम के बारे में कोई बात नहीं की आपने। इतना पैसा, यानी आपने अगर 30-40,000 डॉलर जाके ऑस्ट्रेलिया में लगाने हैं, तो आपको ये तो पता हो कि आपका क्या आउटकम है, आपने अपना पैसा कैसे निकाला उस कोर्स में से और कितने अरसे में। तो ये सारी चीज़ें अपने एसओपी में प्लीज़ खुद अपना एसओपी लिखें, एजेंट के हवाले नहीं करें। वो एक रन ऑफ द मिल एसओपी बनाते हैं, तो उसमें वो किसी स्टूडेंट का नाम चेंज करके आपका डाल देते हैं। ठीक चलिए ये तो हो गया जो लाइक स्टूडेंट्स हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, उन्होंने डिग्री प्रोग्राम में चले गए, उनका हाईएस्ट रिजल्ट भी अच्छा है। जो कि ज़रा नालायक स्टूडेंट होते हैं, इनका हाईएस्ट रिजल्ट नहीं आता, या फिर जिनके एफएससी में या मैट्रिक में मार्क्स अच्छे नहीं होते, क्या उनके लिए भी चांस है कि वो जा सकें ऑस्ट्रेलिया? अभी गवर्नमेंट जो है वो वीज़ा ग्रांट हो रहा है ओनली एलिकोर्स कोर्सेज पर भी, जिसका मतलब है कि ओनली आपने इंग्लिश का कोर्स लिया और आपने कहा कि चूंकि मैंने दिए देखे मेरा पीटी रिजल्ट या आयल्स आया 4 है, 4.5 है और मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मेरा जॉब है, अपॉर्चुनिटी या ये मेरी एस्पायरेशन है, तो मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की कंट्री में जाके, या मैं चाहती हूँ कि वहाँ जाए और वहाँ जाके मैं ये सीखूँ ताकि मुझे प्रॉपर इंग्लिश जो है मैं उसमें कर सकूँ ना अपना स्किल्स को डेवलप कर सकूँ। तो ये चीज़ तो एक होती है कि अगर नहीं आया आपका तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडली, हो सकता है आप थोड़ी-सी अगर जॉब कर रहे हैं, अगर आपका वर्क थोड़ा-सा हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं ओके मैंने ये वर्क किया है, मैं इस स्टार्टअप में था, मैंने आईटी का थोड़ा-सा काम किया, लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन है एंड आई नो आई एम वर्किंग इन दिस इंटरनेशनल कंपनी, तो आई थिंक इट वुड बी बेस्ट इफ आई गो टू समवेयर के जहाँ पे एजुकेशन जो है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। सो टुडे इफ आई एम वर्किंग इन पाकिस्तान, टुमारो आई मे गेट अ जॉब इन यूएई, इन समवेयर एल्स। तो ये इसे हो जाए। स्टूडेंट वीज़े के हवाले से बाकी। अभी अगर कुछ लोग ऑलरेडी उन्होंने कोई ऐसे डिग्री प्रोग्राम किया है, इंजीनियरिंग की है या आईटी में ग्रेजुएट है और वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पे, और वो जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो उनके लिए क्या परमानेंट रेजिडेंस की कोई ऑप्शन है? देखिए, जैसे मैंने गुफ्तगू के शुरू में कहा था कि आज हम 2 वीज़ास को मेनली डिस्कस करेंगे, टाइम भी इतना नहीं है। तो उसमें दूसरा जो अब मेरा वीज़ा है वो है जनरल स्किल माइग्रेशन जीएसएम प्रोग्राम, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का। बहुत अरसे से ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन इसमें चेंजेज़ आती रहती हैं, और 2 तरह के वर्क वीज़ास होते हैं मेनली, ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि 2 तरह के वर्क वीज़ास हैं। एक वीज़ा होता है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा, वो होता है कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर है, तो इस पर गवर्नमेंट उस वीज़ा को बहुत सपोर्ट कर रही है और उसकी सीट्स उन्होंने बहुत इंक्रीज़ की हैं, और हमारे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेज़ हैं एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा के। तो अगर आपका कोई बिज़नेस या कोई कंपनी ऐसी है जो ऑस्ट्रेलिया में आपको स्पॉन्सर करने के लिए दे रही है, तो उस कैटेगरी में कोई 4, 5, 6 वीज़े आते हैं, जिसमें से अगर आप क्वालीफाई करें तो आपको वो वीज़ा मिलने के चांसेस हैं, बल्कि बेहतर चांस है। सेकंड कैटेगरी जो ऐसे लोगों के लिए है जिनका ऑस्ट्रेलिया में कोई बिज़नेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं, लेकिन उनका यहाँ पर आप कह सकते हैं मिनिमम 2 ईयर्स से लेके मैक्सिमम 8 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो पॉइंट बेस्ड वीज़ा पे आता है। जिनका 8 से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वो नहीं अप्लाई कर सकते? देखिए मैक्सिमम वर्क एक्सपीरियंस जो काउंट होता है, एज आई सेड इट्स द पॉइंट बेस्ड वीज़ा, तो आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट आपके जो अचीवमेंट्स हैं उसके आपको पॉइंट्स देते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि वर्क के पॉइंट्स जो होते हैं, मैक्सिमम वर्क पॉइंट्स है 50, और वो आपको 8 पास्ट 10 ईयर्स में अगर आपने 8 ईयर्स वर्क किया है, विच इज़ रेलेवेंट ऑफ कोर्स टू योर चोजन ऑक्यूपेशन, तो फिर आपको उसके ऊपर पॉइंट्स मिल जाते हैं मैक्सिमम 50। तो अगर आपका 15 साल का है तो आप वो शो करें, वो जो एक बात। तो उसमें ये भी है ना कि आपकी एज के भी पॉइंट्स कम जी। हैं। अच्छा, ये वीज़ा के लिए आप क्वालीफाई करते हैं, आप कह सकते हैं अप अंटिल द एज ऑफ 45। 45 के बाद आप इस एज के लिए, आप इस वीज़ा के लिए पॉइंट बेस के लिए क्वालीफाई नहीं करते इन मोस्ट केसेस। अच्छा, उसमें एज ये आपके मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं 30। 30 पॉइंट्स आपको मिलते हैं कब? बिटवीन द एज ऑफ 25 टू 33 ईयर्स, ठीक है?
25 से लेके 33 साल तक की उम्र पे आपको एज मैक्सिमम पॉइंट्स मिले। 33 पे आपके 5 पॉइंट्स ड्रॉप हो जाते हैं। अप अंटिल द एज ऑफ 39 यू कैन गेट 25 पॉइंट्स। फिर 39 से 45 तक जो लोएस्ट पॉइंट स्कोर है वो है 15। तो आपको एज की 15 में। अच्छा, अब आपकी एज जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होगी। फिर आपने वर्क जो किया है वो भी मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज 2 इयर्स बट यू डोंट गेट एनी पॉइंट्स फॉर वर्क। अगर आपका 3 साल का वर्क है आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपका 6 साल के से ज़्यादा का वर्क है आपको 10 मिलेंगे, और 8 साल पे 15। हाइट्स की इसमें रिक्वायरमेंट भी होती है। हाँ, मैं उस तरफ आती हूँ अभी। अच्छा, आपका वर्क हो गया। क्वालिफिकेशन, अगर आपने 4 ईयर वाला बैचलर किया हुआ है तो 15 इज द मैक्सिमम पॉइंट यू कैन गेट फॉर योर क्वालिफिकेशन, ओवरसीज क्वालिफिकेशन। ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन के 5 पॉइंट्स भी होते हैं, जो कि ऑब्वियसली अगर आप ओवरसीज हैं तो आपको नहीं मिलेंगे। तो मैक्सिमम, अच्छा, बैचलर्स एंड अपवर्ड सबके 15 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपकी लोअर है, डिप्लोमा है, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे क्वालिफिकेशन। अब आप देख लें कि इसमें आपकी एज है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपका जो है क्वालिफिकेशन होगी। ये 3 चीज़ें हो गई, इनको चेंज करना बहुत मुश्किल है अगर आप स्ट्रेट अवे जाना चाहते हो। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल है जिसकी अब मैं बात करेंगे वो है आयर्स। अच्छा, मिनिमम आयर्स आपको चाहिए बैंड 6 इन ईच कंपोनेंट, व्हिच मींस आज मैं बैंड 6। हर असेसिंग अथॉरिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट। एंड नहीं, ये मैं बात कर रही हूँ सब जनरल स्किल माइग्रेशन पॉइंट बेस्ड वीजा में। उसके उस होता है जो मेरी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अकाउंट्स में आपने किया हुआ है और आप अकाउंट्स की किसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, आईटी वालों की डिफरेंट होती है, डॉक्टर्स के लिए डिफरेंट है, जी, गाइड्स की रिक्वायरमेंट। जी, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो अभी हम वीजा के हवाले से बात कर रहे हैं, वो अभी मैं आपको उसका भी बता। अच्छा जी, ये जी बैंड 6 जब आप आयल्स का लेते हैं इन ईच कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एट आयल्स एकेडमी, पीटीई एकेडमी, तो फिर आप क्वालिफाई कर लेते हैं बैंड 6। लेकिन अगर आप बैंड 7 ले लेते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं इंग्लिश। और अगर आप बैंड 8 ले लेते हैं जो कि प्रोफिशिएंट इंग्लिश है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो दिस इज वन वेरिएबल जो कि आप चेंज कर सकते हैं और जिसकी बेस पे आपके पॉइंट्स अप एंड डाउन जब तो होते हैं। मैक्सिमम पॉइंट्स क्या हैं, कितने पॉइंट्स जो आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई? मिनिमम जो पॉइंट कट ऑफ होता है वो है 65 पॉइंट। 65 पॉइंट्स हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जी, 65 पॉइंट्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी आप सोचें कि ये इनविटेशन बेस्ड वीजा है और एक पूल में जैसे आपकी कह रहे जैसे आप पर्चियां नहीं खेलते तो वो आपकी पूल में चले गया आपका नाम ना, अगर आपके 65 70 जो भी स्कोर है। तो अगर आपका और मेरा कहने के 65 है और मैंने आपसे 1 मंथ अर्लियर अप्लाई किया तो आई एम लाइक लॉन्गर इन दैट पूल, सो आई विल गेट इनवाइटेड अर्लियर। सेकंड ऑप्शन होती है कि मेरे 65 है, आपके 75 पॉइंट्स हैं, तो इवन दो वी अप्लाइड एट द सेम टाइम लेकिन यू विल गेट पिक्ड अप अर्लियर बिकॉज लो पॉइंट स्कोर इज हाई। तो ये एक बात है। अच्छा, उसमें सिंगल और मैरिड का भी है। अगर आप सिंगल हैं, ऑस्ट्रेलिया वांट्स यंग सिंगल प्रोफेशनल्स, ये वाक़ा समझते हैं। तो अगर आप सिंगल हैं आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप मैरिड हैं और आपका पार्टनर इंग्लिश में बैंड 6 ले तो फिर आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपके पार्टनर की स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आए तो अनदर 5 व्हिच इज ऑब्वियसली इज। इन्होंने ये तो हमें सारा नहीं बता दिया। स्टूडेंट्स हैं वो भी चले गए, जो स्किल्ड लोग हैं वो भी चले गए। कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जिनके पास चांस है, वो एज भी उनकी ज़्यादा हो जाती है और सच उनके लिए भी चांस है जाने का बाहर। जी, तो अभी कहने में थोड़ा-सा मैं उस बात को एक्सप्लेन कर चाहूँ कि आपने एक ये सवाल किया था मेरे से कि बैंड 7 अकाउंटेंट्स को चाहिए। तो होता ये है कि ये जो जनरल स्किल माइग्रेशन वीज़ाज़ होते हैं ना, इसका एक सेट प्रोसेस हो। उसमें होता ये है कि आपने स्किल असेसिंग असेसमेंट करवानी है तो स्किल असेसिंग अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट ने एलोकेट की हुई है। आपको वहाँ जाना है, आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, तो वो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और आपकी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आई। अब कुछ स्किल असेसिंग अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो रिक्वायर करती हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को, और कुछ असेसिंग अथॉरिटीज़ कहती हैं इट्स ओके वी डोंट नीड दिस इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर, वी जस्ट नीड योर क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस पेपर्स। तो अब जो अकाउंटेंट्स की है ना, वो सीपीए ऑस्ट्रेलिया है और 3-4 और हैं, उनको वो रिक्वायर करके बैंड 7 इन इंग्लिश। तो आपको ये पहले ही अपना आईएलटीएस पहले ही करना होता है इस सूरत में।
और फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराए। लेकिन जो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया उनको भी पहले से चाहिए होता है। लेकिन वेट असेस है जो कि बहुत सारे और ऑक्यूपेशन जैसे आप कह लें कम्युनिटी वर्कर्स, ऑटोमोटिव मैकेनिक्स और टाइलर, ब्रिकलेयर, ये वो बहुत सारे हाउस वो शेफ उनको आयल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप बस अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और बाद में आयल्स की तैयारी इनिशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, इनिशियल जब आपने वीज़ा अप्लाई करना उसके लिए एग्जैक्टली वो फिर वीजा रिक्वायरमेंट में आ जाती है ना। लेकिन यहाँ पर आपको पहले आयल्स करना फिर स्किल असेसमेंट, वहाँ पे आपको पहले स्किल असेसमेंट करने की चॉइस है और बाद में आप आयल्स कर लें। तो ये हम इस तरीके से फिर थोड़ा तो करते हैं। तो वंस आपका स्किल असेसमेंट हो जाती है फिर आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है जो एक एप्लीकेशन है वेयर उसकी डिटेल्स डालते हैं और आपका पॉइंट स्कोर आपको भेज जाता है एंड फिर आपको इनवाइट करती है गवर्नमेंट कि अब आप आए और वीजा डालें। इट मे द होल प्रोसेस मे टेक अप टू 1 ईयर। ठीक है ऑलराइट, चलिए ये तो हो गया। अब जो मेरा क्वेश्चन था, जी, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना सर, जिनके पास ना एजुकेशन है ना कुछ और, वो स्टिल बाहर रहना चाह रहे हैं। जी, उसमें ये भी हो सकता है कि उसमें मल्टीपल हम उनको चेक करते हैं। बिज़नेस वीज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल हम उस पे अब बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है। बिज़नेस वीज़ा पे बहुत सारे लोग इन्वेस्टर वीज़ा होता है। आप उसके ऊपर ट्राई करें, उसकी एज लिमिट 55 है, ठीक है? उससे भी बाज़-औक़ात जैसे एक तो चाहिए ये बताएँ आप। जो सबसे $1.5 अस हम एजुडी में हम बात करते हैं, यूएसडी में नहीं करते, तो क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। तो $1.25 मिलियन डॉलर्स के आपके पास बिज़नेस का टर्नओवर है और आप इतने अकाउंट शो आपको ये एसेट्स शो करने हैं जो आप विद इन 2 इयर्स ऑस्ट्रेलिया में ला सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में आप इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो मेन ये आपकी क्वालिफिकेशन होती है कि इतना पैसा आप लाएँ बिज़नेस वाले। और बिज़नेस में और भी बहुत से वीज़ा है जो इससे भी हाई है। जितना आप हायर लाएँगे ना इन्वेस्टमेंट उतनी आपकी जो है ना दूसरी कंडीशंस कम होती जाएगी। आईएसबी तो का मैं ये तो हो गया, स्टूडेंट वीज़ा भी हो गया, बिज़नेस वीज़ा भी हो गया, स्किल माइग्रेशन भी होगी। अब एक जो पर्सनल क्वेश्चन है वो ये है कि लेट्स सपोज़ कि अगर एक बंदा चला जाता है बाहर, जी। तो क्या ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी ऐसी है कि वहाँ जाना फ़ीज़िबल है? तो वहाँ जाके काम तलाश किया जा सकता है, वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और वहाँ पे माइग्रेट करना इतना बड़ा एक स्टेप होता है, वो सूटेबल करता है? देखिए मेरे ख्याल में तो हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया के जो लोग हैं मैं उनसे डील कर रही हूँ और एवरीवन इज़ गिविंग एंड ट्राइंग देयर बेस्ट टू जो लोग वहाँ पे बैठे भी हुए हैं स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी भी टेम्प वीज़ा पे दे आर जस्ट ट्राइंग देयर बेस्ट टू बिकम परमानेंट। तो वहाँ पर ये है कि इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और उसमें आपको हेल्थ जैसे कह रहे हैं फ्री अभी तक आपके लिए हेल्थ केयर है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत सिक्योरिटी है, मल्टीकल्चरल है तो एक्सेप्टेंस बहुत है हर कल्चर की। तो इस हवाले से फिर ये है कि बहुत सारे लोग आके उसका वेदर बहुत अच्छा है। अनलाइक केरला जहाँ पे हर वक़्त स्नो, गैल इंग्लैंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनी होता है और जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी हैं कि आपको जॉब मिल जाए। स्टूडेंट्स जो है उनको अच्छी अगर वो मेहनती हैं वो कर सकते हैं, उनको अच्छी जॉब मिल जाती है वेल पेइंग यहाँ वो अपनी फीस भी पे कर सकते हैं और वो अपनी बीवी वो भी कर सकते हैं अफ़ोर्ड। ठीक है? चलें, थैंक यू जी। इसको सम अप करते हैं जी कि मैं इनके पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, इनकी आज वापसी की भी फ़्लाइट है। जी। तो इसको हम सम अप करते हैं कि अगर आप विलिंग हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए या किसी भी और मुल्क के लिए जाने के लिए आप इरादा रखते हैं, तो काइंडली जो से एजेंट्स हैं जो कि 2 नंबर तरीके से आपको बाहर भिजवाते हैं, उनको आप बिल्कुल अवॉइड करें और लीगल तरीके से, लीगल वे से बाहर जाएँ, ताकि आप वहाँ पे जाके परमानेंट भी हो सकें, वहाँ जाके जॉब भी कर सकें लीगली और वहाँ जाके छुपना भी ना पड़े आपको और रास्ते में भी आपको कोई परेशानी या तंगी ना उठानी पड़े। और लीगल वे से आप जाएँगे, उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। लाइक स्टूडेंट वीज़े पे अगर आप जाते हैं लीगल वे पे बाहर, तो आपका वीज़ा जो है वो कन्वर्ट हो सकता है आपके परमानेंट रेज़िडेंट में। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा मैं, हर मुल्क की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे भी जाएँ, तो कोशिश करें कि आप वो ऐसे किसी शख्स को तलाश करें, जो कि आपको लीगल तरीके से गाइड करे और लीगल तरीके से आपको वहाँ पे लेकर जाए। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो इंसान को ये इन्फॉर्मेशन जो है ऑस्ट्रेलिया जाने के हवाले से पसंद आई होगी। और अगर किसी ने मज़ीद कोई मिस मैन से डिस्कशन करनी है या उनसे रब्ता करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उनका डिटेल्स जो होती हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दूँगा। आप काइंडली उसको चेक करके तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और आपको बेसिक्स सारी उन्होंने बता दी हैं, जो इसमें फॉलो करते हों, सिर्फ वही रब्ता करना ज़्यादा बेहतर है। जी।
जी हाँ, हमारे पास बहुत सीरीज़ आती हैं। हाँ जी। तो ये है कि आपको जो हाँ जी, आउटलाइन दी है अगर आप उसमें फ़ॉलो करते हैं, तो वो फिर ये है कि हमारे लिए भी आसानी हो जाती है कॉन्टैक्ट करना है, अदरवाइज़ हर एक से फ़र्दन-फ़र्दन कॉन्टैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम ऐसे केसेज़ नहीं लेते, ना आप ऑफ हुक्स देते हैं और ना ही हमें ये करना लीगली अलाउ होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में भी इनको ऑनलाइन भी हम लेंगे अपने साथ और भी कंसल्टेंट्स हैं उनसे हम हमारी लिस्ट में इनको हम बुलाएँगे और आपको कीमती जो मशवरे हैं वो आपको फराहम करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप सब आपका बहुत शुक्रिया और मिस नैन का भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।